कभी सोचा है कि कोई भी राष्ट्र असल में बनता कैसे है? क्या सिर्फ सरहदों या कानूनों से? नहीं, वो बनता है विचारों से और प्रतीकों से। तो आज चलिए भारत के इतिहास की एक ऐसी ही कहानी देखते हैं। एक ऐसी कहानी जहां दो बिल्कुल अलग शासकों की दुनियाएं आपस में टकराईं और उससे एक ऐसी नई विरासत पैदा हुई जिसने हमारे सबसे शक्तिशाली प्रतीक को आकार दिया। तो चलिए उस सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं जिसका सामना हर साम्राज्य को करना पड़ता है कि आखिर एक राज्य बनता कैसे है। देखिए, इसका जवाब सिर्फ तलवार की नोक पर नहीं मिलता। ये उन प्रतीकों में छुपा होता है जो लोगों के दिलों में वफादारी जगाते हैं। मतलब एक तरफ तो होती है हुक्म देने की ताकत और दूसरी तरफ होती है लोगों को प्रेरित करने की कला। तो चलिए पहले रास्ते को समझते हैं, यानी धर्म का मार्ग। ये एक ऐसे राज्य की कहानी है जो सदियों पुरानी परंपराओं और आस्था की गहरी नींव पर खड़ा था। जरा सोचिए राजा आर्यवीर की सेना के बारे में। विशालकाय हाथी युद्ध के मैदान में गरज रहे हैं और घुड़सवार सेना धूल उड़ाती हुई आगे बढ़ रही है। ये ताकत परंपरा से आती थी, जहां हर सैनिक को धनुष बाण और तलवार चलाने की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी। और उनकी प्रेरणा थी धर्मयुद्ध, मतलब न्याय और अपनी धरती की रक्षा के लिए लड़ना। राजा आर्यवीर का ये मानना उनकी पूरी सोच को दिखाता है। उनके लिए जीत सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिल की वफादारी और अटूट भरोसे से मिलती थी। असली हथियार तो लड़ने वाले का साहस ही था। और यही विश्वास उनके झंडों में भी साफ झलकता था। ये सिर्फ कपड़े के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उनके धर्म और पहचान के पवित्र प्रतीक थे। केसरिया रंग त्याग को दिखाता था और उस पर बने सूर्य या गरुड़ जैसे निशान राजा को सीधे दैवीय शक्ति से जोड़ते थे। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसी दुनिया जो परंपरा पर नहीं, बल्कि नई तकनीक, सख्त अनुशासन और एक केंद्रीय कानून पर चलती थी। सुल्तान नसीरुद्दीन के कैंप में युद्ध का नजारा ही बिल्कुल अलग था। यहाँ हाथियों की जगह तोपों की गूंज थी और तलवारों की जगह बारूद की ताकत। सेना में अनुशासन और तकनीकी समझ पर जोर दिया जाता था और उनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि एक व्यवस्थित शासन को स्थापित करना था। और ये बात उनकी पूरी सोच को साफ कर देती है कि असली ताकत विज्ञान और नई टेक्नोलॉजी में है। एक ऐसी ताकत जो युद्ध का रुख पूरी तरह से बदल सकती है। उनके हरे झंडे सिर्फ उनकी आस्था का प्रतीक नहीं थे, बल्कि व्यवस्था और कानून का भी पैगाम देते थे। वो ये बताते थे कि यहाँ एक शासक और एक कानून का राज है जो पूरे साम्राज्य को एक धागे में पिरो कर रखता है। तो फिर क्या होता है जब ये दो अलग अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराती हैं? युद्ध के मैदान पर ये सिर्फ दो सेनाओं का नहीं, बल्कि दो जमानों का टकराव था। एक तरफ था हाथियों का जबरदस्त साहस और बाणों की बारिश, तो दूसरी तरफ थी तोपों की गूंज और गोलियों की बौछार। सोचिए, एक तरफ परंपरा और दूसरी तरफ तकनीक। यहाँ पर सारे अंतर एकदम साफ नजर आते हैं। एक तरफ की सेना का आधार थे हाथी और घोड़े, तो दूसरी तरफ घुड़सवार और तोपें। एक तरफ हथियार थे धनुष बाण और तलवार, तो दूसरी तरफ बंदूकें, तोपें और बारूद। रणनीति भी देखिए, एक तरफ पारंपरिक युद्ध कला थी और दूसरी तरफ तकनीक और बारूद पर आधारित नई स्ट्रैटेजी। और हाँ, मकसद भी एकदम अलग थे। एक का मकसद था धर्म और रक्षा, तो दूसरे का अपने साम्राज्य का विस्तार और एक नया शासन स्थापित करना। लेकिन असली कहानी तो युद्ध के मैदान के बाहर शुरू हुई, जहां सेनाएं नहीं, बल्कि विचार और प्रतीक एक दूसरे में घुलने मिलने लगे। और इसी संगम से जन्म हुआ एक नए प्रतीक का, हमारे तिरंगे का। दोनों परंपराओं के सबसे अच्छे मूल्यों को एक साथ लाया गया। आर्यवीर के ध्वज से त्याग और साहस का केसरिया रंग लिया गया। नसीरुद्दीन के परचम से विश्वास और समृद्धि का हरा रंग शामिल किया गया। और इन दोनों को जोड़ने के लिए शांति और सत्य का सफेद रंग बीच में रखा गया। और यही कहानी हमें आज तक ले आती है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये हमारी पहचान का हिस्सा है। आज जब हम अपने तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं, तो ये सिर्फ एक झंडा नहीं होता, ये हजारों साल के इतिहास का सार होता है। इसमें धर्म के ध्वज का साहस भी है और कानून के परचम का विश्वास भी। तो आखिर में हम सीखते क्या हैं?
यही कि साम्राज्य बनते और बिगड़ते हैं, प्रतीक भी बदल सकते हैं, लेकिन एक महान राष्ट्र बनाने की इच्छा जो न्याय और सम्मान पर टिकी हो, वो हमेशा बनी रहती है। और यही वो धागा है जो हमारे अतीत, हमारे आज और हमारे आने वाले कल को एक साथ जोड़ता है।